अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पयाम रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट महाविश निसार। ट्रांसमिशन का आगाज़ हमने आज तिलावत कलाम पाक से किया। हमने सोचा कि आज आगाज़ इस तरह से कर लेते हैं, आपसे हम कुछ लम्हों के बाद मुलाकात कर लेंगे। और जैसे कि हमारी रिवायत रही है इस ट्रांसमिशन में कि रोज़ाना हम किसी अहम टॉपिक को डिस्कस करते हैं ताकि हमारे अपने लिए और आवाम के लिए, व्यूअर्स के लिए जो कन्फ्यूजन्स हैं डे टू डे की चीज़ों को लेकर शरई तौर पर वो सॉल्व आउट हों, वो क्लियर हों, लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस आती जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़कात। ज़कात इस्लाम में फ़र्ज़ की गई है और ये फ़र्ज़ क्यों की गई, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है। अगर देखा जाए और हम इसको समझें तो ज़कात एक मुकम्मल और जामे निज़ाम है, एक सिस्टम है। अगर मुसलमानों में हर साहिब हैसियत, साहिब इस्तात शख्स ज़कात बाकायदा तौर पर रेगुलरिटी से देने लगे तो वो हमारे मुसलमान भाई जो माशी तौर पर, माली तौर पर किसी कमी कमज़ोरी का शिकार हैं, वो इससे बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो देखा जाए तो ज़कात एक ऐसा निज़ाम है जो कि हमारे माशरे को माली तौर पर मुस्तहकम और मजबूत कर सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मजहबी स्कॉलर, मारूफ ब्यूरोक्रेट राय मंजूर साहब मौजूद हैं। और जनाब ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं रमज़ान बाज़ार में। देखते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो सहूलियात फ़राहम की हैं, जो उनका दावा है या वादा है कि आवाम को सस्ता रमज़ान बाज़ार और सस्ते दामों मायारी अशिया फ़राहम की जाएंगी। देखते हैं कि किस कदर ये चीज़ एग्जीक्यूट हो सकी, हुकूमत कितना अपना वादा पूरा कर सकी, आवाम के क्या तासुरात हैं। हैदर मुनीर लाहौर से हमारे साथ हैं हमारे रिपोर्टर। हैदर, किस मार्केट में आप मौजूद हैं, क्या कहना है ख़रीदारों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़े वसी पैमाने पर यहाँ पर रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाया गया। यहाँ पर सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट और इसके अलावा यहाँ पर दीगर शॉपिंग के लिए भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। अगर यहाँ पर कीमतों की बात करें, यहाँ पर रमज़ान जो पंजाब हुकूमत का दावा है, तो जो बाज़ार के रेट हैं और यहाँ के रेट है उसमें कोई हमें मामूली सा फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे कि प्याज की कीमत जो है वो गुज़िश्ता दिनों काफ़ी ज़्यादा चलेगी। अगर हम बाज़ार में चले जाएँ तो वो 200 से तजावुज़ कर चुके हैं, लेकिन हम जब यहाँ पर आए रमज़ान बाज़ार में तो यहाँ पर तकरीबन 160 रुपये के राउंड अबाउट जो है और यहाँ पर ये रेट मिल रहा है। इसके अलावा जो दीगर रेट्स की अगर बात करें, जैसे कि सब्ज़ियां हैं, उनके जो ही रमज़ान आया उसकी भी जो है वो रेट्स एकदम से ऊपर चले गए हैं। रमज़ान बाज़ार में अलबत्ता यहाँ पर रेट्स बाकी मार्केट के मुकाबले में तो कम मिल रहे हैं, लेकिन आम तबके के लिए वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। ताहम इसी सिलसिले में जो है वो लोग अभी तकरीबन 4:30 का वक्त हो चुका है। दफातर वाले जो लोग हैं वो घरों को लौट चुके हैं और अपनी खरीदारी यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो हमने यहाँ पर एक बात महसूस की, यहाँ पर इस बाज़ार में आए तो यहाँ पर हमें जो सब्जियों वाले जो स्टॉल्स हैं हमें सिर्फ वहाँ पर रश ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो फल वाले स्टॉल्स हैं वहाँ पर जो है वो रश जो है वो ना होने के बराबर है। लोगों का यही कहना है कि हम फल खरीदें या फिर 2 वक्त का खाना खाएं। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, महंगाई, बेरोज़गारी जो कि मुल्क में इस वक्त अरूज पर है, इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उलमा इकराम जो है वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि जो मुहय्यर हज़रात हैं वो सफ़ेद पोशों के लिए रमज़ान के लिए एहतमाम करें। सही। और हैदर, ये भी बताइएगा कि जिन लोगों का जा रहे हैं अब रमज़ान बाज़ार में, क्या कहना है कि सस्ती चीज़ें तो मिल रही है लेकिन क्या वो मायारी हैं? आज बिल्कुल यहाँ पर हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की। उनका यही कहना है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वाजिया जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मयार का फ़र्क भी आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका मयार तो तकरीबन मयार बेहतर है और जो बाकी बाहर बाजार वाली चीज़ें उनसे भी मयार तकरीबन बराबर है और रेट जो है यहाँ पर कम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मयार कम है। थैंक यू सो मच, आप हमें अपडेट कर रहे थे रमज़ान बाज़ार से। जनाब, ज़कात का बहुत अहम टॉपिक है जो आज हमें डिस्कस करना है। राय मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। पयाम रमज़ान में हमारा आपका साथ है, राय मंजूर साहब मौजूद हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने आज की टॉपिक ज़कात की जानिब। और राय साहब से जानते हैं कि ज़कात हम जो लोग नहीं देते उन पर फिर अल्लाह क्या नाराज़ होता है, और जो देते हैं उनके लिए क्या अजर है, सोसाइटी पे इस पर क्या असरात पड़ते हैं। राय साहब, कहने को तो मेरा दिल चाह रहा है ओवर टू यू, लेकिन खैर मैं आपसे ये पूछूं कि ज़कात क्या चीज़ है, फ़र्ज़ क्यों किया गया, और जैसे मैंने भी कहा कि जो लोग नहीं ज़कात देते हैं फिर क्या उनके लिए कोई सज़ा है, और जो देते हैं उसके लिए जज़ा क्या है? आपने ज़कात के बारे में बड़ा एक जामे इंट्रो दिया है
और उसके बाद ऐसे डिस्कशन ही रह गई है, बाकी बातें हमने सारी कर ली। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, ज़कात के बारे में कुरान पाक में तकरीबन 82 मकामात पर कम से कम जिक्र आया है। वक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात, यानी ये अल्लाह का इतना स्ट्रॉन्ग, समझे अल्लाह का हर हुक्म ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये रिपीट करने का फिर आप समझती हैं कि कितना और हिकमत से हिकमत है। भरपूर। और फिर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जो ज़कात का अजाब भी बताया गया कि जो नहीं देगा मुख्तलिफ अच्छा सूरतों में। अजाब भी है? नहीं, बहुत शदीद अजाब है। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ये ऐसा शदीद अजाब है, बल्कि यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। श्योर। देखिए ना, पिछले 4 दिनों में 3 दिनों में हमने एक बात क्लियर कर ली कि जो मुसलमान होंगे उनके अमाल को तोला जाएगा। नेक अमाल वाले 51% जो बारे हो गए नेक अमाल तो जन्नत में, और अगर अमाल कम है नेक तो फिर दोज़ख में। इसका मतलब है तुलने से पहले, फैसला होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले कोई अजाब नहीं है। देखा ना, एक बंदे का नतीजा निकलेगा ना पहले कि उसके नेक अमल ज़्यादा हैं या कम है। लेकिन ज़कात अगर किसी बंदे ने पे नहीं की, उस पर ज़कात थी, ज़कात वाजिब थी और उसने नहीं पे की। अच्छा, वाजिब या फ़र्ज़? मैं अर्ज़ करता हूँ, ओके, एक मिनट ज़रा ये मुझे पॉइंट क्लियर करने Sure, दें, sure, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तानी कौम को तो बिल्कुल नहीं पता जो मैं अभी बताने लगा सही। और ये हदीस पाक में, बुखारी शरीफ में। वो ये है कि जैसे ही सूर फूंका जाएगा और लोग होंगे दोबारा से जिंदा, सारे जिंदा हो गए। सही। जिस बंदे ने ज़कात अदा नहीं की उस पर ज़कात थी, फ़र्ज़ या वाजिब एक ही बात है, यानी दोनों में से जो लफ्ज़ लगा लें, उसका अज़ाब स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हिसाब नहीं हुआ और पहले वो पहले बिल्कुल जैसे ही जिंदा होगा उसका अज़ाब। और कुरान में आता है कि उनके पेशानियों को दागा जाएगा, पहलुओं को दागा जाएगा, गंजा सांप बन के हदीस में आता है कि उसके गले में डाला जाएगा। अगर वो उसमें जानवर हैं तो उसको नीचे से कुचलेंगे पाँव के नीचे। मतलब एक शदीद तरीन अजियत वाला जो अज़ाब है ना, वेरी टर्मेंटिंग, दागने वाला, और ये सारा टार्चर उसका स्टार्ट हो जाएगा। और उसके हिसाब होगा एंड में। एंड का मतलब है 50,000 ईयर्स ऑफ दिस लाइफ, 50,000 साल उसको वो लाजमी तौर पर होता रहेगा। ओह माय गॉड। अच्छा, उसके बाद उसके अमाल तुल गए। अच्छा, सही। हो सकता है नेक अमाल उसके 80% निकल आए अच्छा, और वो जन्नतुल फिरदौस में चला जाए, लेकिन ये अजाब भुगत के जाएगा। यानी ये इतना सही। शदीद है ज़कात का। बिल्कुल। बाकी देखें ना, अगर 49% उसके गुनाह है और 51% कम से कम नेकियां हैं तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, दोज़ख में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ना उस दिन कोई अजाब है। ये अजाब होना ही होना है। सही। यानी इतना, उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नमाज नहीं पढ़ी, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। सही। अच्छा, ये ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये जो गुरबा का हिस्सा है, गरीबों का है ना, ज़कात को पुअर टैक्स कहते हैं। अच्छा, ज़कात तो है ना कि अमीर आदमी ने ज़कात देनी है और गरीब ने ज़कात पे करनी है और गरीब ने सही। लेनी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये उनका माल मैंने तुम्हारे माल में शामिल कर दिया, यानी दैट इज़ नॉट योर्स। नॉट योर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये अपनी सीरत की किताब में इसकी एक मिसाल भी लिखी है कि फॉर एग्जाम्पल आप जा रही हैं मुल्तान, आपकी जेब में है 1 लाख रुपया, ठीक है। मैं आपको देता हूँ 50,000, अब आपकी जेब में कितना हो गया? 1.5 लाख। मैं कहता हूँ जी ये फलां शख्स को, मिस्टर अली को आपने देना है, तो वो आपकी जेब में 1.5 लाख है लेकिन आपका 1 लाख है। मेरा तो हाँ बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने हमारे माल के अंदर ये जोड़ के दे दिया। अच्छा, ये भी अल्लाह ताला की देखे ना मेहरबानी, हम कितनी उसकी शुमार करें। अच्छा, अल्लाह ने हमें मुफ्त में चौधरी बनाया है भाई, अल्लाह ताला डायरेक्ट उनको दे देता। हाँ, अल्लाह ने देखे ना पहले हमारे माल में उनका हिस्सा दिया, फिर हमें कहा कि आप उनको दे दें, अमानत तो उनकी है हाँ, और आपको मैं सवाब दूंगा। अच्छा, ज़कात के 2 माने हैं, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि इसका पर्पज़ क्या है। जी हाँ। पर्पज़ ये है कि एक तो पाकीज़गी है इसका माना कि आपका माल ज़कात देने के बाद बाकी माल पाक हो जाता है। दूसरा इसका माना है ग्रोथ, फलना फूलना, बढ़ना, इजाफा होना। अच्छा, अब आम मैथमेटिक क्या कहती है कि 100 रुपये आपके पास थे, आपने 2.5 रुपये ज़कात दे दी तो पीछे रह गए 97, माल आपका कम हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि नहीं, ये कम नहीं होता, सदका और ज़कात देने से माल आपका बढ़ता है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं बड़े सालों से, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं आगे बिज़नेस करता था, उस वक्त से लेकर आज तक मैं ज़कात देता हूँ रेगुलर, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, और हर साल ज़कात मेरी पहले से ज़्यादा होती है इसके पास। इसका मतलब ये है, अगर देखें ना, मैं 100 रुपये दे रहा था, अगले साल मैं 110 देता हूँ, इसका मतलब है माल में इजाफा हुआ है ना, ग्रोथ हुई है। अच्छा, ज़कात के बारे में बेशुमार मिसकंसेप्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे मैंने कहा जितना हमें इस पर वर्किंग करनी चाहिए थी। और एक फ़िक्रा जो आपने कहा ना कि निज़ाम ज़कात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हमारी जो FBR है, मैंने चंद साल पहले हिसाब किया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, देखे ना हर बंदे का गला टैक्स 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 टैक्स, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। आपकी दवाई पे टैक्स, आपके कागज़ पे टैक्स, आपकी रोटी पे टैक्स, एक ऑक्सीजन पे नहीं है और धूप पे नहीं है, बाकी हर चीज़ पे है। अच्छा, उस पर आप देखें कि वो सारा टैक्स इकट्ठा हो गया। जब 1500 अरब रुपए था तो मैंने ऐसे ज़कात का एक कैलकुलेशन की पूरे पाकिस्तान में कि अगर ये ख़त्म कर दिया जाए FBR, नो टैक्स, ज़ीरो टैक्स, और ज़कात का लगाया जाए तो कितनी आमदनी होगी। सही। वो कितनी थी? 1500 अरब। ज़कात से अंदाज़न बनी 15,000 अरब। सही। यानी वट एवर यू आर गेटिंग नाउ, इसको आप
इसको कम से कम 10 से आप ज़रब दे सकते हैं अगर आज ज़कात निज़ाम नाफिज कर दिया जाए। और फिर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, आप एक स्लैब बनाएं पूरी दुनिया के टैक्स का, फलां मुल्क में सबसे ज़्यादा, फलां, ये पूरी दुनिया में सबसे कम टैक्स है ज़कात का। और ये टैक्स आपकी इनकम पे नहीं है। आपका टैक्स अभी किस पे लगता है? इनकम पे। देखो ना, मेरी इनकम प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, तो हमारी इनकम है, मेरी 1 लाख इनकम है और मेरा जनवन खर्चा 2 लाख है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमें तो आप टैक्स देना, आप मरे जिए, आपका काम है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता। अल्लाह ताला कहता है आपने 10 करोड़ कमाया, 8 करोड़ आपने खर्च कर दिया, जो खा के सारा कुछ के बाद सेविंग है ना, ये सेविंग पे टैक्स है और फिर 2.5% है। तो जो ये भी नहीं देता ना, फिर वो सज़ा का बिल्कुल बेन ही मुस्तहक है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, ये सूरत तौबा के बारे में, उसका पता ना शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। एक ही सूरत है कुरान में जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं लिखी गई, और उसमें और चीज़ें भी हैं, लेकिन उसमें ज़कात ना देने वालों का अजाब का भी जिक्र है। तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन इसमें। हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग बज़ाहिर जो बड़े मालदार होते हैं, बड़े ठाट बाट से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और जब ज़कात की बात आती है तो वो कहते हैं जी हम पे तो कर्ज़ है, वो हमने अपने फलां बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लिया था, तो हम तो मकरूज़ हैं, तो मकरूज़ पे तो ज़कात बनती नहीं है। तो इसके बारे में आप बताइए हमें। देखिए, ज़कात का ना बिल्कुल एक हिसाब है पूरा, जैसे बैलेंस शीट बनती है ना, ज़कात किस पे लगती है कि आपके पास जो पैसा होता है, खा वो बैंक में है, खा आपकी जेब में है, 1, आपके पास गोल्ड है, 2, आपके पास चांदी है, 3, आपका अगर कोई प्लाट इस नीयत से आपने ख़रीदा हुआ है कि कल इसे मैंने सेल करना है, अच्छा, उस पर आपकी ज़कात होगी। और आपके माल तिजारत, मर्चेंडाइज जो है, माल तिजारत क्या है कि अगर मेरी कपड़े की दुकान है, यानी जिससे आप बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, एग्जैक्टली, मतलब उसमें कपड़ा जो पड़ा है माल तिजारत है, सब्जी वाले की दुकान है तो सब्जी माल तिजारत है, ठीक है। लेकिन अगर कपड़े की मेरी दुकान है और उसमें मेरे बाकी एसी लगा हुआ है और बाकी फर्नीचर वगैरह पड़ा है, तो वो मेरे लिए मर्चेंडाइज माल तिजारत नहीं है। लेकिन जो बंदा एसी का कारोबार करता है, उसके लिए वो एसी जो बेचने के लिए रखा हुआ है, ये तो हो गई चीज़ें। अब इसका गोशवारा ऐसे बनता है, जो इसका बनता है ना टेबल, कि आप ज़कात निकालते कैसे। अच्छा, एक डेट होती है ज़कात की, मसलन मेरी आज डेट है, फॉर एग्जांपल, ये रमज़ान से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये बेकारी इन्होंने मशहूर किया हुआ है जी, ज़कात का महीना। हर बंदे का साल जब पहली दफ़ा वो साहिब निसाब हुआ, फर्स्ट टाइम लाइफ में, उस डेट को अगले साल इस्लामी लिहाज से जब साल पूरा हुआ तो उसने पहली ज़कात देनी, और फिर वही उसकी डेट चलेगी। अच्छा, उसमें यह है कि मसलन मैंने कहा जी मेरे पास इतनी कैश है, जेब में है या बैंक में है, वो कैश हो गई, इतना मेरे पास गोल्ड है, वो मैंने लिखते जाना है, इतने ज़रब इतने, इतने ज़रब इतने, इतना सिल्वर है, नहीं है, अच्छा कोई प्लाट है, नहीं है। अच्छा, ये जब सारा मैंने कर लिया, उसके बाद अगर मैंने किसी का पैसा देना है तो मैं उसमें से माइनस करूँगा, और अगर मैंने लेना है तो मैं उसमें प्लस करूँगा, ठीक है। इसका जो नेट निकलेगा ना, आखिरी नेट निकल आएगा ना कि इतनी मेरी नेट है, उस पर 2.5% हमने ज़कात दी। ऑलराइट। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ज़कात का कोई महीना मुकर्रर नहीं है कि रमज़ान, लेकिन जितने भी बैंक्स हम देखते हैं वो तो यकम रमज़ान को ही वो करते हैं। ये यकम रमज़ान वाला बिल्कुल गैर इस्लामी है, ये बिल्कुल गलत है। अब देखें ना, बैंक तो यहाँ तक, अल्लाह ताला माफ़ करे, आपको पता ना निसाब के लिए ज़रूरी है 5 चीज़ें ज़रूरी हैं ज़कात के लिए। मैं आधे मिनट में आपको बता देता हूँ। मुसलमान हो, मुसलमान पे ज़कात फ़र्ज़ है। आकिल हो, आकिल की हमने उस दिन भी बात की। बालिग हो, बालिग का मतलब शनाख्ती कार्ड वाला नहीं कि 18 साल। बलूगत का मतलब है जब मर्द या लड़की या लड़का शादी के काबिल हो जाए, बलूगत उनकी होती, वो बालिग हो और उसके पास साहिब निसाब हो, यानी एक बेर मिनिमम है ना 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इसके बराबर रकम। सही। अच्छा, सोने की आपने सॉरी एक सेकंड रह गया, पांचवी बात रह गई। पांचवी बात ये है कि उस पर 1 साल गुजर जाए। अच्छा, उस निसाब पे 1 साल वो आपके पास रहे। अगर ये 5 शर्तें पूरी हैं तो फिर आपने ज़कात देनी है। अगर एक भी मिस है तो ज़कात नहीं होगी। नहीं, जैसे ये भी आपने गोल्ड की बात की और कुछ कैश, जो कि लिक्विड कैश अगर बैंक में पड़ा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं कि रमज़ान से कुछ दिन पहले, को महीना भर पहले वो गोल्ड निकाल के पहन लिया किसी शादी में, फंक्शन में, और बोला कि जी देखें तो हमारे इस्तेमाल में। इसी तरह अगर आपकी कोई रिजर्व अमाउंट है, उसमें से कोई 10 लाख में से 10,000 खर्च कर लिया, तो जी देखें तो इस्तेमाल है, तो क्या फिर उस पर भी ज़कात बनती है या उनकी बचत हो गई, माफ़ी मिल गई ज़कात? देखें ना, ये है इन्नमल अमालु बिन्नियात, पूरा दीन इस्लाम जो है ना, ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। और हदीस पूरी इस तरह से है कि कुछ लोगों ने हिजरत की, 3 बंदे थे, किसी ने तिजारत के लिए, किसी ने शादी के लिए, और एक ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। तो फरमाया कि फिर सवाब उसको होगा जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत की, कि अल्लाह के नबी सल्लम जा रहे हैं तो मैंने भी जाना है। हालांकि तीनों देखे ना मक्के से चले और तीनों मदीने जा रहे हैं, एक ही रास्ता है, एक ही डेस्टिनेशन है, एक जगह से चल रहे हैं। तो फिर उस हदीस का ये किस्सा है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। देखिए, कुछ लोग ये करते थे सलातीन के ऐद में और मुग़लों के आखिरी ऐद में, और अब भी अल्लाह माफ़ करे कुछ लोगों ने,
देखिए आप मुझे बताएं, आप अल्लाह को डाज कर सकते हैं? आप अल्लाह को धोखा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो ये करते हैं कि अब मैंने कहा ना साल का गुजरना ज़रूरी है, वो ये करते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, हाँ 11 महीने के बाद मैंने अपनी बेगम से कहा जी कि अब ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई, सही। अच्छा मुझे ज़कात नहीं लगी, फिर अच्छा भाई अल्लाह को आप कैसे धोखा दे सकते हैं? ये तो आप अपने नफ्स को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। साल के बाद अगर साल उसको अल्लाह ताला ने दिया है तो 2.5% है, फिर उसके बाद फसल की ज़कात है जिसे हम सही। उशर कहते हैं। सही। उशर बरानी का अलग होता है, नरी का अलग होता है। अच्छा। बरानी का जो है ना वो अशर, उशर का मतलब है ना 10, अशरा जो कहते हैं ना, अशरा 10 से, तो उशर मतलब 10%, और जो नरी है उस पर फिर आधा हो जाता है, 5% हो जाता है। अच्छा। मादनियात पे 20% है, फिर जानवरों की एक लिमिट है कि 39 बिल्कुल बकरियां या भेड़ें उन पे नहीं होगा, 4 ऊँटों पे नहीं होगा, 29 गाय भैंस पे नहीं होगा, और उसके ऊपर होगा। अब जो लोग अमीर लोग हैं ना, उन पे जो मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ कि उन पे सिर्फ ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं है, सही। उन पे ज़कात का मसाइल सीखना, ज़कात का इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल, अगर इल्म ही नहीं होगा तो आपको Exactly. कैसे पता होगा कि आप पे कितनी ज़कात लागू होती है और इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़कात के मुस्तहिक अफराद कौन कौन से हैं? ठीक है, ये तो समझ में आता है कि जो गरीब हैं, माली तौर पे किसी मसले का शिकार हैं, बेवा ख़वातीन हैं, या माजूर अफराद, या बीमार अफराद जिनका ज़रिए रोज़गार, ज़रिए मौश नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, ये लोग हैं, या इसके अलावा भी कोई कैटेगरी है जो हमें नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है? मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस पे मैंने बड़े, ये जो बाबे हैं ना हमारे आजकल सो कॉल्ड, अच्छा वो कई बाबों ने इस पे ऐसी तैसी मार दी है। अच्छा, ये देखिए, ये मेरी किताब है इसलिए मैं अपने सामने रख रहा हूँ। अच्छा, ये सूरत तौबा है, इसकी आयत नंबर है 60। सूरत तौबा आयत नंबर 60, उसमें 8 जगह लिखी हुई हैं कि इन जगहों पे आप ज़कात दे सकते हैं। अगर आप नवी सड़क पे चढ़ गए तो फिर वो कोई और ही रास्ता है, वो मंजिल नहीं आएगी। वो 8 हैं, फ़ुकरा, मसाकीन, आमिलीन ज़कात, जो ज़कात के कलेक्टर जो उस महकमे में लोग काम करते हैं। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब है कि जहाँ से इस्लाम को ख़तरा हो उनको थोड़े बहुत पैसे आप दे सकते हैं उनके दिल नरम करने के लिए। और रिकाब है ग़ुलामों को आज़ाद करना, और कर्ज़दार के लिए, और फ़ी सबीलिल्लाह, और मुसाफिर। ये 8 एग्जैक्ट कुरान पाक की आयत मैंने आपको बताई, सूरत तौबा, और उसके अंदर ये 8 मदात लिखी हुई हैं। अच्छा, अब मैंने एक बाबा जी की ये सुनी वीडियो। अब देखिए ना, हमारी सारी डिस्कशन ऐसी है कि लोग करें वाह 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 जी, कमाल हो गया जी, सही। यार इनको सुनना चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। बातें क्या करते हैं जिसमें उनकी आसानी हो। हाँ। देखो ना, मसला अगर मैं और आप ये साबित कर दें कि नमाज ना भी पढ़े तो खैर है, तो लोग हमें कल भी सुनना पसंद करेंगे। अगर हम कहें देखें नहीं करेंगे तो आप दोज़ख में जाएंगे, तो फिर तो मसला हो जाएगा। उन्होंने कहा जी कि देखिए, हकदार देखना और ना हकदार देखना कोई ज़रूरी नहीं, कोई हम हकदार हैं जो अल्लाह हमें निमतें दे रहा है। अच्छा। तो लिहाजा जो भी मिले उसको दे दें। अच्छा। ये गुनाह कबीरा है। मैंने इसमें लिखा है, सबसे बदबख्त कौन है? सबसे बदबख्त वो है कि अगर एक बंदे पे 1 लाख ज़कात फ़र्ज थी, 1 लाख बनती थी, अच्छा, वो 1.5 लाख पे करता है लेकिन ज़कात नहीं पे हुई। देखो ना, वो गलत जगह देता है। तो उसने अच्छा गलत जगह देता है। किसी डिजर्विंग बंदे को नहीं दिया, इस 8 के अलावा कंसीडर ही नहीं हुई। देखिए ना, आपके घर 8 सड़कें जाती हैं, 8 रास्ते हैं, आप 9वें पे चढ़ जाएंगी तो फिर आप पतों की जाएंगी ना। हाँ, घर तो नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने इस तरह से बताया कि ये 8 के अलावा आप नहीं दे सकते। ये 8 जगहों में से किसी जगह, और उसमें भी ये है कि जैसे अब देखिए ना, हमारा फोकस क्या होता है, ज़कात दें जी और हमें ज़कात दें। भाई हमें कहाँ से आ गया ज़कात? तो ये है कि आपने पहले अपने गरीब, जैसे ये आ गया फ़ुकरा ये है कि जिनके पास कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल मतलब कोई शय नहीं है, मतलब माजूर हैं या बूढ़े हैं या बिल्कुल। अच्छा, मसाकीन वो है जो आजकल तकरीबन आधी कौम मसाकीन में शामिल होती है कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनकी पूरी नहीं पड़ती। अच्छा, सबसे पहला हक किसका है? आपके रिश्तेदारों का। आप अपने रिश्तेदारों में से देखेंगे किसका इस कैटेगरी में कौन आता है। अच्छा, फिर हमारी एक बड़ी गलतफहमी है, बेवा और यतीम। इसमें कहीं बेवा यतीम का नाम आया? 8 में नहीं आया। इसका मतलब है ज़कात बेवा को नहीं देनी है, यतीम को नहीं देनी, ज़कात गरीब को देनी है। आप देखें एक बेवा हो जाए अरबपति, वो बेवा है, उसको क्या ज़कात देते फिरेंगे? लेकिन हमारा ये है कि जी बेवा को ज़कात दें, तो बेवा की कोई ज़कात नहीं है। हाँ, अगर वो बेवा इस कैटेगरी में आती है, मस्कीन है, फ़कीर है, मुसाफिर है। मुसाफिर का ही मैंने लिखा है कि थोड़ा बहुत अब हालात बदल गए हैं। पहले ये था कि अगर एक अमीर आदमी है और वो कहीं दूर मुसाफिर की हालत में है, सफ़र में, और वहाँ इमरजेंसी, तो अब तो ATM और बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, गुलामी ख़त्म हो गई है, ऑनलाइन आप पेमेंट्स कर देते हैं। एक चीज़ इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम शायद कल भी बात करें, तमलीक। तमलीक का मतलब है कि अगले को आपने एब्सोल्यूट ओनर बनाना है, मुकम्मल उसके देना है माल उसकी डिस्पोजल पे। हाँ, ये एक चीज़ जो मैंने सुनी हुई है, लेकिन मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता है, कि जैसे हम कहते हैं कि यार अच्छा मेरे पे बिल फ़र्ज़ 25,000 रुपये ज़कात लागू होती है, तो मैं 5 मुस्तहिक अफराद में 5-5 हज़ार रुपये बांट दूँ, तो क्या ये तरीका सही है? मैंने ये भी सुना है कि
एक ही शख्स को आप वो 25,000 रुपये या जो मुकम्मल आपकी ज़कात का अमाउंट बनता है वो दें, ताकि अगले बार वो इतना स्टेबल हो जाए कि वो खुद ज़कात देने के काबिल हो जाए? दोनों में से क्या चीज़ बेहतर है? मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए, तमलीक का मतलब ये है अगले को मालिक बनाना। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने आपके देना है कर्जा 1 लाख रुपया, अब आप मुझे 25,000 से ज़्यादा ज़कात पे है ना, आप जान के गरीब बन रही हैं, आपकी ज़कात तो ज़्यादा बनती है। एग्जाम्पल कोट किया है। एग्जाम्पल हम 25 लाख की करते हैं। सही है। अच्छा, उसमें ये है कि अब मैंने आपका कर्जा देना है 1 लाख और आपने ज़कात पे करनी है 1 लाख, और आप मुझे कहती हैं कि भाई वो जो आपको कर्जा था ना वो एडजस्ट हो गया, तो एडजस्ट नहीं कर सकते आप मुझे वो 1 लाख रुपए पहले देंगी। ये है तमलीक, मालिक से है ना तमलीक, मिल करना, मालिक बनाना, एब्सोल्यूट ओनरशिप देना। बिल्कुल। अच्छा, 1 लाख देने के बाद आप मुझे कह सकती हैं कि भाईजान वो मेरा कर्जा देना, तो मेरी मर्जी मैं दूं या ना दूं, लड़ाई हो जाए या मैं दे दूं, वो अलग है। यानी आप उसको पैसे पे करेंगे, उसको मालिक बनाएंगे। ये जो है ना मुकचोक उधर से डेबिट क्रेडिट वो नहीं कर सकते। सही। अब जो आपने कहा ये आपकी चॉइस है, और ये चॉइस इस तरह से देखें ना, आप देखती हैं कि मेरे रिश्तेदार जो हैं 10 लोग बड़े गरीब हैं और मैंने 30,000 ज़कात देनी है, तो बेहतर नहीं मैं 3-3 हज़ार सबको दे दूं, उनका कोई फ़ायदा हो जाए। अच्छा, आप चाहती हैं कि मैं इनको देने के बजाय 2 को पाँव पे खड़ा करती हूँ, सिलाई मशीन लेके देते हैं, किसी बच्चे की फीस देते, ये आपकी चॉइस है। जो आपको पसंद हो और अच्छी नीयत से आप जो भी करेंगे वो इंशाल्लाह कबूल है। ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हम अच्छे खुशहाल ममालिक में देखते हैं, जैसे सऊदी अरब बिलफर्ज, वहाँ पे देखने और सुनने में आया है कि लोग हाथ में ज़कात लेके फिर रहे होते हैं, लेकिन ज़कात वसूल करने वाला कोई नहीं होता। तो क्या पाकिस्तान में भी आप समझते हैं कि कभी ऐसे हालात आएंगे, और पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं ऐसा हो सका? अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि सऊदी अरब में आजकल है, ये तो चले तेल निकल आया ना, तेल निकला, ब्रूनाई में ऐसा हो गया, लीबिया में हो गया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, और उनके अलावा भी कई दौर ऐसे आए हैं कि लोग एग्जैक्टली ज़कात लेके फिर रहे होते थे और कोई लेने वाला नहीं था। बल्कि वो इस तरह से आता है कि अब बंदे के पास ज़कात है और वो देख रहा है किसको दूं, तो फिर उसने देखा कि यार इस बंदे के कपड़े थोड़े ना माड़े हैं, तो उसमें वो गया, उसने कहा जी प्लीज़ माइंड ना करना वो ज़कात, तो उसने कहा जी प्लीज़ आप माइंड ना करें, मैं तो खुद लेके फिर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में इसलिए नहीं हुआ कि हमने ये सिस्टम लाई ही नहीं है। ये देखे ना, ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये मुस्लिम कंट्री है। हम अगर कुरान हदीस नाफिज करें, मैंने इस पे पूरी वर्किंग की हुई है, ज़कात पे बहुत ज़्यादा मैंने काम किया हुआ है। सही। 3 साल से 5 साल, मतलब ये मैं पक्की बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। मेरे साथ जो मर्जी गवर्नमेंट का बंदा बैठे, कोई इदारा बैठे, कुछ करिए, FBR को ख़त्म करें, ज़कात और उशर को लेके आएँ। 3 साल से 5 साल के बाद एग्जैक्ट ये सूरत हाल होगी जो आपके, कि हमें बंदा मिलेगा कोई नहीं की ज़कात देंगे इसको। इतनी सी कहानी है टोटल। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, आपने ज़कात के मौजू पर सवालात के जवाब भी दिए और हमारी रहनुमाई भी की। तो जनाब, हमारी कोशिश थी कि ज़कात के इस मौजू पर जो सवालात, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उन्हें क्लियर किया जाए। ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी है, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आपको किचन में लेकर जाएंगे, और रमज़ान में किस हवाले से, किस हिसाब से ग़ज़ा लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी फूड्स एंड डाइट्स हैं जो आपको मज़ीद हेल्दी रख सकती हैं, इन तमाम टॉपिक्स पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। अब तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज कारी अब्दुल समद सत्तार साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. ब्रेक के बाद खुश आमदीद पयाम रमज़ान में जनाब आपको एक वार्म वेलकम करते हैं एक बार फिर से। तो जनाब ये जो हिसाब शुरू हो गया है, एक तो इफ्तार में वक्त कम रहता जा रहा है और हमारे किचन से ऐसी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं कि अब तो वाकई लगता है कि इफ्तार का इंतज़ार करना पड़ रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है इफ्तार का, तो किचन में आपको लेके जाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज एक मेहमान बहुत ख़ास है हमारे साथ। रमज़ान में उनकी ज़रूरत और अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मामला है फूड का, डाइट का, कि क्या खाया जाए और क्या छोड़ा जाए। हमारे बहुत से जो लोग हैं रोज़े इस नीयत से रख रहे हुए होते हैं कि यार इस बार रमज़ान में वेट रिड्यूस करना है, लेकिन हो कुछ उलट जाता है कि वेट पुट ऑन हो जाए। तो जनाब माहिर ग़ज़ाइयत फ़रज़ीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम फ़रज़ीन, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे पास भी हैं और व्यूअर्स के पास भी हैं, और उन पे बात करने से पहले मैं एक बार चाहूँगी कि हम हमारे किचन में चलते हैं और महविश से पूछ लेते हैं कि आज जो बनाने जा रही हैं तो फ़रज़ीन की प्रेजेंस में देखते हैं कि वो कितना हेल्दी है। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब आज का मेन्यू क्या है? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। मेन्यू बताइएगा आज का मेन्यू है, मैं बना रही हूँ मेन कोर्स में क्रिस्पी चिली ड्रम स्टिक है, उसके साथ मैं बना रही हूँ फ्रूट योगर्ट और साथ में जो ड्रिंक है वो है बादाम शेक। वाओ वेरी और नाइस। उसी के साथ साथ हम फ्राई करेंगे सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स। ज़बरदस्ती सबरोसो भी हमारे साथ है, कश्मीर कुकिंग ऑयल भी हमारे साथ है, महविश सितारा मौजूद हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए और इन हेल्दी वे महविश आज इन चीज़ों को बनाएंगी और फ़रज़ीन भी मौजूद हैं। तो जान लेते हैं जनाब, चिकन चिली समथिंग आप बता रही हैं, क्या बनाने जा रही हैं? क्रिस्पी चिली ड्रम स्टिक्स। ड्रम स्टिक्स, क्रिस्पी एंड चिली और बादाम का शेक है और साथ में फ्रूट योगर्ट है। तो ये दो चीज़ें तो बड़ी हेल्दी लग रही हैं फ़रज़ीन मुझे, जो फ्रूट योगर्ट एंड बादाम शेक, क्योंकि वो तो मिल्क इनटेक है।
और जो फ्राइड आइटम मेरा ख्याल है मैं फ्राई करोगी ना आप इन्हें ड्रम स्टिक्स को, ये ड्रम स्टिक को कट्स लगा के इसको जनाब मैरिनेशन देख लगा लें। दी है, लाइव बन भी रहे हैं भैया आपके सामने, जी, देख बिल्कुल। लें यहाँ और उसी के साथ साथ इसको फ्राई करिए। आ रही हूँ जबरदस्त। कश्मीर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में। तो जनाब मैं हम थोड़ी देर में आपके पास आएंगे जी जी, और फिर देखेंगे कि क्या बन गया और कितने वक्त में क्या रह गया। तो फरजीन की जानिब चलते। फरजीन, एक तो ये है कि रमज़ान माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी खुशकिस्मती कि अपनी ज़िंदगी में हम रमज़ान का ये बासादत महीना पा रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं। अच्छा, रमज़ान में जो एक थोड़ी सी रूटीन, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी इंटायरली चेंज हो जाती है रूटीन के, खाने पीने का शेड्यूल चेंज हो जाता है, आपकी मोर देन 10 आवर्स प्लस की फास्टिंग होती है और फिर कोशिश होती है हर बंदे की, दिल में बहुत कुछ आ रहा होता है कि यार मैं ये भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा, लेकिन ऐसा क्या होता है कि बस आप एक खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं और ऐसा लगता है कि बस अब और कुछ नहीं खा पाएंगे। खाते तो खैर फिर भी बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या रूटीन चेंज होने की वजह से? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल ऑलमोस्ट उसके बरक्स है जो हम नॉर्मली खाते हैं। मसलन हम ब्रेकफास्ट करते हैं अपने 9-10 बजे, फिर उसके बाद लंच होता है और फिर उसके बाद डिनर होता है। और डिनर अमूमन हमारे कल्चर में अब आजकल हो गया तकरीबन 8 से लेके 10 बजे के दरमियान। सही। तो ये बिल्कुल उसके बरक्स है। आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है, आपके हार्मोन्स एडजस्ट कर रहे होते हैं, जो हमें भूख लगाने वाले हार्मोन्स हैं जिनका नाम लेप्टिन और ग्रेलिन है, वो डिफरेंट तरीके से अब काम करेंगे और बॉडी उस साइकिल को मैनेज कर रही होती है। तो द फर्स्ट वीक और द फर्स्ट 10 डेज ऑफ रमज़ान थोड़े से मुश्किल होते हैं। थोड़ा सा वो टाइम होता है जब आपने उनको अगर साइंटिफिकली मैनेज कर लिया तो आप रमज़ान के जिस तरह से रूहानी फ़ायदे बहुत हैं वैसे आप उसके जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे कल्चर में वही चीज़ें चलती जा रही हैं जो कि हमारा आबाओ अजदाद से चल रही थी। मसलन पराठों का इस्तेमाल, मसलन पकौड़े, समोसे, तली हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। तो क्या लाइक दस्तरखान ही अधूरा लगता है, आंखों को ये अजीब लग रहा होता है कि अरे फाल में पकौड़े नहीं है। आपके इल्तिजाइया लहजे से मुझे काफ़ी वो तरस आ रहा है आप पे, लेकिन हम जो काम की बात कर रहे हैं के लिए हम जो करना चाह रहे हैं, जो हम पैगाम देना चाहते हैं सबको, वो ये है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप ना करें, लेकिन ये वो ज़माना था जब हमारे बाप दादा हल चलाते थे बाद में, जब एक एक्टिव लाइफस्टाइल था, फिजिकली उसे डाइजेस्ट करने के लिए एग्जैक्टली उनकी एक्टिविटीज। हाँ, मतलब उस वक्त वो एक जिसको कहते हैं ना बर्न भी करते थे। हम लोग खा के या तो सो जाते हैं या फिर इनएक्टिव होते हैं या अपना फ़ोन अपने मुंह के आगे रख लेते हैं। सो दैट्स हार्डली एनी एक्टिविटी। तो इसलिए अब हम दिल तो हमारा पराठे भी खाने को दिल चाह रहा है, और जैसे कि आपने इल्तिजाइया लहजे में मुझे कहा कि खाने को दिल चाहता है उस वक्त, तो आप कर सकते हैं। बट देयर आर थिंग्स वी कैन डू। ठीक है, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कुकिंग कैसे करें। कुकिंग का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी महविश भी एग्री करेंगी कि हम अगर कश्मीर ऑयल जैसे कि ये यूज़ कर रही हैं, तो कश्मीर ऑयल की ब्रशिंग करके हम उसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। वी डोंट हैव टू डीप फ्राई इट एवरी टाइम। वो एयर फ्रायर हर बंदे के पास नहीं होता ना, तो इन्वेस्ट करें भाई। जब हम इतनी चीजों पे इन्वेस्ट करें, हम ईद के जोड़े पे इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे। तो एयर फ्रायर में जरूर इन्वेस्ट करें। उसके अंदर आपकी फ्रेंच फ्राइज भी बनेंगे, उसके अंदर पकौड़े भी बन जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? और मेरे ख्याल में महविश बताएंगी कि किस तरह ज़बरदस्त बन जाते हैं, पकौड़े बन जाते हैं। जो भी आप फ्राई करने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी जस्ट एयर फ्राई में इमेजिन। और मज़े की भी उसी तरह की और होती है, सेम टेस्ट भी वैसा ही है। बस आपने स्प्रिंक करना है ये कश्मीर कुकिंग ऑयल। हाँ, कश्मीर और बेशक सबरोसो की भी प्रोडक्ट्स हो, उनको बिल्कुल स्प्रे करके बना लें, एज इट इज उसको डालें और 10 मिनट में रेडी। अच्छा फिर अजीम, एक और चीज़ जो हम लोग रमज़ान में देखते हैं कि खाने पीने की टाइमिंग तो चेंज होती है, रूटीन चेंज तो होती है, लेकिन लेट्स सपोज हम बात करते हैं सहर से शुरू होता है हम खाना, ठीक है, फिर फास्टिंग होगी आपकी 8 to 10 आवर्स की, फिर आपने इफ्तार किया, फिर आपने खाना खाया, बीच में आपने कुछ मंचिंग भी कर ली, तो इस तरह से 3 to 4 मील्स अ डे हो जाते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से फिर बीमारियां या मोटापा आ जाता है। लोग कहते हैं यार डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, या एसिडिटी हो रही है, डॉक्टर्स के पास भी रश लग जाता है। ये रमजान के पेशेंट्स उस वक्त स्पेसिफिकली जनरेट हो रहे होते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने बात की, एक तो टाइमिंग्स, एक इनटेक ऑफ टू मेनी कैलोरीज, और एक परपेचुअली खाते रहना, क्योंकि हमें एक फूड इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है समहाउ। और वो इनसिक्योरिटी ये है कि कहीं हमें भूख ना लग जाए, कहीं हमें प्यास ना लग जाए। तो उसमें जो बार बार खाना है ना, वो आपकी बॉडी के इंसुलिन को बार बार लेके आता है, बिल्कुल। और हर थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी शुगर स्पाइक में से गुजर रही होती है। सो बेस्ट टाइम सिर्फ 2 दफ़ा खाएं, मेक इट 2 मील्स अ डे, और बाकी जो है आप हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, हेल्दी स्नैकिंग का ये मतलब नहीं, हम एक्चुअली समोसे को तो किसी खातर में नहीं लाते, समझते हैं कि वो स्नैक है,
लेकिन समोसा इटसेल्फ इज़ अ मील। देखो रमज़ान में हमें तकरीबन 2000 कैलोरीज चाहिए एक नॉर्मल अडल्ट को, बट वी एंड अप टेकिंग 5000 कैलोरीज। ओह माय गॉड। क्योंकि पकौड़े, समोसे, पराठे, ये 3 चीज़ें जो हम रोज़ नहीं खाते, जब हमारे जब रमज़ान नहीं होता, छुट्टी में खा लिया, लेकिन अब हम रोज़ खा रहे हैं। तो उसको ना साइंटिफिकली हैंडल करना है। उसमें ये नहीं है कि आप बनाना बंद कर दें, आपके घर में कई लोगों को पसंद होता है, और आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको बंद करें, लेकिन सेंसिबली खाएं। क्योंकि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि किसी चीज़ का जायका जो है वो पहले ही 6 निवालों में होता है। हाँ। सो अगर आप उसको अच्छे तरीके से चबाएं और उसको इंजॉय करके माइंडफुली खाएं, तो आप उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। कंसंट्रेशन से खाएं ना, हाँ, ये नहीं कि फोकस हाथ के में साथ फोन है और बस खा रहे हैं हाँ, फिर लगे कि अब तो खाए कुछ और नहीं है। खा इधर रहे और नजर 6 डिशों पे और है। या फोन में है, उसमें ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हम फ्रूट सैलेड खा लें पहले और उसके बाद पकौड़े खाएं, फ्राइड आइटम्स पे जाएं, ताकि एटलीस्ट हमारा पेट इतना भर गया हो। पता करने की जरूरत है कि ये पकौड़ों और फ्राइड आइटम्स की जो रिवायत है ये आखिर कब शुरू हुई होगी। ये अबाउज़दाद से, हाँ, उनके बिफोर हाँ। फादर से, आखिर किसने इनको इतना मैंडेटरी कर दिया दस्तरखान के लिए? यही तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि उस जमाने में उन्होंने मैंडेटरी शायद इसलिए किया था कि वो साड़ भी देते थे भाई उसको। अब तो ये है कि वी जस्ट सिट डाउन। सो इसलिए फ्राइड आइटम्स को जैसे आपने ये सुना होगा कि देसी घी वगैरह, जो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल अगर आप चाय में डाल के या दूध में डाल के सुबह सहर पे ले लें तो आपको भूख नहीं लगेगी सारा दिन। हाँ, ये आपने सहर की बात की, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि सहरी में ऐसी क्या चीज़ें खाई जाएं जिनसे आपको 8 to 10 आवर्स के लिए भूख और प्यास ना सताए। बहुत से लोग ये लॉजिक देते हैं कि यार हम योगर्ट इसलिए खाते हैं कि प्यास ना लगे, और पराठे इसलिए खाते हैं कि भूख ना लगे, और पहले 4-5 रोज़ों में तो लोग या कुछ लोग तो पूरा रमज़ान ही इस ख्वाक में मुब्तला होके यहाँ तक भर के खा लेते हैं खाना सहरी में, फिर बाकी सारा दिन भले तबीयत ख़राब हो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि यार ये खा लो इससे प्यास नहीं लगेगी, और ये पराठे खा लो और ये हैवी चीज़ें खा लो इससे भूख नहीं लगेगी, तो ये क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि आप ये एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि रमज़ान की रहमत ऐसी होती है जिसमें आपको भूख नहीं लगेगी, आप फूड इनसिक्योरिटी का शिकार मत हो। दूसरी चीज़ ये रियलाइज़ करें कि जो खाना आपने खाना है वो आप ही की बॉडी में जा रहा है, किसी हमसाये में या किसी मामू के बेटे की बॉडी में नहीं जा रहा, जो कि तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा तो और आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बताती जाऊं ताकि हमारे नाजरीन थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने का रुझान ज़्यादा हो जाता है, और इसके अलावा डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है बॉर्डर लाइन, वो आगे जाके डायबिटीज़ बन जाती है। क्या ही अच्छी बात है कि हम इसको उल्टा दें। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, इस रमज़ान में। और उल्टाएं कैसे? थ्रू फूड। जैसे कि अभी आपने बात की कि भूख ना लगे, तो भूख ना लगने के लिए आप बिल्कुल पराठा ले सकते हैं, लेकिन आप बजाय के अंदर भी उसके डालें घी या ऑयल, आप सिर्फ ऊपर थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर कर लें, तो दैट इज गुड इनफ। उसके साथ अंडा लें। अगर तला हुआ पराठा ऐसे वो तर-बतर और वो शाइन करता हुआ ना, लोगों की तो तसल्ली नहीं होती। अच्छा, तसल्ली तब होती है जब आप अपने ब्लड टेस्ट करा के दीवार पे सामने रख लें, उसको फ्रेम करके लगा लें, फिर थोड़ी सी तसल्ली होगी कि अब क्या करना चाहिए। अंडा जरूर लें, अंडा इज अ प्रोटीन, यू रिक्वायर योर प्रोटीन, बिकॉज काफ़ी जब रमज़ान का कुछ अरसा गुजर जाता है तो उसके बाद आपकी प्रोटीन्स टूटनी शुरू होती हैं। अच्छा। तो इसलिए आपको प्रोटीन चाहिए होती है। अंडे को आप लें, अंडे को आप 1 to 2 टीस्पूनफुल ऑफ ऑयल के अंदर फ्राई कर लें, ऑमलेट बना लें। बॉइल्ड एग खा सकते हैं। बॉइल्ड एग छोटा सा होता है तो लोग समझते हैं कि खाया नहीं, तो ऑमलेट या स्क्रैम्बल्ड एग ऐसा होता है, या चीज़ उसके अंदर लो फैट डाल लें, तो वैसा होता है कि आपका पेट भर जाता है। दही का इस्तेमाल अभी आपने कहा, दैट इज़ वेरी गुड। दही प्रोबायोटिक है, आपको प्यास भी नहीं लगाएगा, आपकी इंटेस्टाइन्स की अच्छी मूवमेंट होगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का होना रमजान में अच्छी चीज बिल्कुल अच्छी चीज योगर्ट जरा कोटिंग कर देते तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, आपको एसिडिटी नहीं होती साथ में। हाँ, और बहुत ज़्यादा पानी ना पिए सहरी के साथ। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं क्योंकि उनको ये होता है वो सारा निकल जाएगा विदिन। आपने देखा होगा 1 घंटे के बाद आप सो भी नहीं सकते क्योंकि आपने बार बार बाथरूम जाना होगा। सो ट्राई डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वाटर इनटेक फ्रॉम इफ्तार टू सहर रादर देन कि आप खाना उस वक्त खाएं। कई दफ़ा मज़े की बात आपको बताऊं, कई दफ़ा भूख के सिग्नल्स, प्यास के सिग्नल्स भूख के सिग्नल्स को मिमिक करते हैं। आप पानी पी लो तो वो ठीक हो जाते हैं।
Okay. तो पानी में अब सिर्फ पानी नहीं पीना, आपके लिए जैसे ये शेक बना रही थी अच्छा सा, बादाम का शेक हो सकता है, खजूर का शेक हो सकता है, स्मूदीज हो सकती हैं, योगर्ट जैसे बना रही हैं, योगर्ट के अंदर आप फल डाल सकते हैं, जिसमें आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, हाँ। केले का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, और मीठे की जगह आप डालें खजूर, मीठे की जगह आप डालें वो क्या कहते हैं उसको, हनी। ये चीज़ें जब आप डालेंगे तो काफ़ी चीज़ जो है उसके अंदर आपको शुगर नहीं डालनी पड़ेगी। ये ज़रूर आप जैसे एक आर्टिस्ट नहीं होता, वो एक तस्वीर बनाता है, पेंटिंग बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ट्राई टू मैनेज योर सहूर एंड योर इफ्तार लाइक एन आर्टिस्ट। क्योंकि सिर्फ जिन खवातीन जो जैसे सुन रही हैं, दे आर नॉट द ओनली वंस, उनका पूरा ख़ानदान है। हाँ, बिल्कुल। आप ट्रेंड सेटर्स बने कि चीज़ें दें वही, लेकिन कुकिंग उसकी चेंज कर दें, ठीक है, उसको आप ऐसे जूद हजम बनाएं कि बच्चे जो हैं उसको पसंद करें। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड अ गुड सहर एंड अ गुड इफ्तार। ऑलराइट, फ्रूट्स का जैसे आपने बोला, फ्रूट्स जो है वो विटामिन्स की भी इंटेक हो जाएगी, एक नेचुरल, और वो मीठे यानी चीनी का भी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह आप खुद एक माहिर ग़िज़ाइयत हैं, डाइट्रिशन हैं, लोग ये जानना चाहेंगे कि बीइंग अ डाइट्रिशन आपकी अपनी जो एक पर्सनल चॉइस है सहूर के लिए या इफ्तार के लिए, तो आप किस तरह से अपना रमज़ान मैनेज करती हैं? ये आर्टिस्टिक जो सारा मील्स होते हैं आपके क्या होते हैं? जरा थोड़े से सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करें, है ना? हाँ, ज़रूर। चेंज होता रहता है, मतलब लाइक फॉर द पास्ट 3-4 डेज मैंने अंडा और टोस्ट और साथ में योगर्ट रखा हुआ है, ठीक है। चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए सहरी के वक्त, क्योंकि प्यास ज़्यादा लगेगी। और एक इलायची का पानी होता है जो बना होता है, जो मुझे बहुत पसंद है। इलायची का पानी एक तो आपको हाजमा भी कर देता है, और दूसरा ये कि प्यास नहीं लगाता। सो हैव एन इलायची। अगर आप रोज़ा जब ख़त्म कर रहे होते हैं, जब सहूर का टाइम ख़त्म हो रहा है, आप इलायची खा लें तो आपको प्यास नहीं लगेगी। आप दही ले लें, आपको प्यास नहीं लगेगी। जब इफ्तार होता है उस पर लस्सी पसंद है मुझे। लस्सी के अंदर चिया सीड्स हो, तुख्मे बालंगा हो, कभी स्पोल का छिलका हो, वो मुझे पसंद है। और फिर आप डायरेक्ट जब 2-3 ग्लास आप उसके पी लेते हैं ना, तो खाने का कोई रुझान नहीं रहता। एक पकौड़ा बनाओ तो मैं वो खा लेती हूँ, मुझे आलू का पकौड़ा बड़ा पसंद है। और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट खाने पे आ जाए नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ के आप खाना खाएं, खाना अच्छा, वो चावल और दाल मुझे बड़ी पसंद है, उसके साथ सैलेड बनाए, दही बनाए। तो चावल तो कहते हैं मोटा करते हैं, और आप तो माशाल्लाह नहीं, ऐसी कोई सीन नहीं है कि चावल मोटा करते हैं, सब खुदा की नेमत है, इनको जरूर खाएं। पता है कहानी कब ऑफ होती है? जब आप इत्दाल पसंदी नहीं करते। रोजा इज अबाउट बैलेंस एवरीथिंग में। रोजा इज अबाउट बैलेंस इन ईटिंग, बैलेंस इन योर टेम्पर, बैलेंस इन योर एटीट्यूड, बैलेंस इन योर इबादत, इट्स अबाउट एवरीथिंग। सो सारे बैलेंस को इनकम्पस करें, और रोजे को अगर आप फील करें ना दिल से, तो खुद ही कम खाना शुरू कर देंगे। जबरदस्त, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस, बहुत ही जनाब खूबसूरत बात और एडवाइस भी दी, और एक डाइट प्लान भी फरजीन ने दे दिया है। कन्वर्सेशन हमारी ऐसे ही जारी रहेगी, किचन का भी विजिट करेंगे और महविश के पास भी जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। हमें रमज़ान में खुश आमदीद। फरजीन हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त और बहुत फेमस डाइट्रिशन हैं। किचन में महविश सितारा मौजूद हैं, और किचन की भी आपको सैर कराएंगे जनाब। बड़ी ज़बरदस्त फरजीन खुशबुएं आ रही हैं। रोज़ा जो है ना वो और ज़्यादा है ना, डेवलप हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, डेवलप हो रहा है। फील आ रही है कि हाँ यार, रोज़ा और इफ्तार का जो है ना वो इंसान घड़ियाँ गिनने शुरू हो जाता है। अच्छा फरजीन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आजकल मौसम बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा है। 2 दिन गर्मी के गुजरते हैं, आप पंखे चला लेते हो घर में, और कपड़े आपके चेंज हो जाते हैं कि अच्छा नहीं यार अब तो आ गई गर्मी। फिर हम देखते हैं वो क्लाउडी हो जाता है, रेनी और ठंडी हवाएं। अब आजकल जो इफ्तार है उसमें आप क्या एडवाइस करती हैं, क्या प्रेफर करती हैं कि मौसम के हिसाब से हम अपने ड्रिंक्स जो हैं वो मैनेज करें, कि जिस दिन गर्मी उस दिन ठंडे पी लें, कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, जैसे कंजबीन बन गई है, शरबत बन जाते हैं, लाल शरबत तो वो एक ट्रेडिशन बन गई है ना हमारे इफ्तार के दस्तरखान की। लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अनप्रडिक्टेबल है, तो व्हाट इज़ द सेफ साइड? द सेफ साइड अगर आप मुझसे पूछें तो सेफ साइड है, क्योंकि मौसम डिसेप्टिव है, और आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शंस हो रही हैं। एग्जैक्टली, इतनी सिवियर वायरल इन्फेक्शंस दैट इट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन एट सम टाइम। तो उसमें ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल, अपनी बॉडी को आराम आराम से एक्लेमेटाइज करवाएं। ये फौरी तौर पे बर्फ़ों का इस्तेमाल और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल इज़ नॉट एडवाइज्ड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो रूम टेम्परेचर पे मशरूबात अपने बनाएं,
और इसके वो अच्छे ही नहीं लगते फिर फरसीन, क्या करें? रूम नहीं, टेम्परेचर हर चीज अच्छे के बारे में नहीं है, जब मैं बीमार हो तो जाओ तो अब ज्यादा अच्छा आपकी लगता है। बात कर रही हूँ, वो तो सोचता कहने ही का कोई नहीं मकसद है ये उस पर। रूम टेम्परेचर पे इसलिए बनाए क्योंकि आपकी बॉडी अभी एक्लेमेटाइज नहीं। दूसरा ये कि रात को हो जाती ठंड, ठीक है, तब जब आपने सहर किया उस वक्त थोड़ी ठंड टाइप होती है, सारे दिन में से आप गुजरते हो एक हिद्दत आती है आपकी बॉडी के अंदर। आपका बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जब आप ठंडा एकदम से डालते हो तो ना सिर्फ आपका गला बल्कि आपका पेट भी एक शॉक में चला जाता है। हाँ, तो वो शॉक जो है वो आपके हाजमे को भी स्लो करेगा, आपको प्रॉब्लम्स भी देगा। तो इतनी मुसीबत लेने से बेहतर नहीं कि आप उसको जो है चिल्ड चीज़ें ना पियो। अगेन डब्बों में बंद जो है ज़्यादा जूसेस, प्रोसेस्ड फूड्स जो है, हाँ, और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। घर की बनी हुई अशिया जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। सही। अच्छा, एक और जो चीज़ आदत बन चुकी है हम सब की ही, कि जब इफ्तार होता है हम एक आधी खजूर या कोई चीज़, बल्कि कुछ लोग तो वो भी नहीं खाते, भर भर के पानी पीना शुरू कर देते हैं, भले वो सिंपल वाटर है, प्लेन वाटर है, या वो ड्रिंक्स हैं। उन्हें लगता है कि यार चूंकि सारा दिन हमने फास्टिंग में गुजारा, बहुत पानी की कमी होगी, तो एकदम बहुत सा पानी पी लिया। फिर अक्सर देखा जाता है कि पेट में दर्द है, कुछ खाया नहीं जा रहा है उसके बाद। तो क्या वाकई इतना पानी एकदम पीना नुकसान देता है? बिल्कुल, एनीथिंग जिसका आप ओवरलोड कर दो, दिस इज जस्ट लाइक कि एक समझे एक कार चली नहीं और आपने जब चलाई तो एन आपने एक्सेलरेटर देके 120 की स्पीड पे चला दी, पूरा मीटर मार दिया। एग्जैक्टली हाँ। सही, तो इस तरह से ही इंसान की बॉडी है। इंसान की बॉडी को आपने अपनी मशीन के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना। आपकी मशीन को रमज़ान में ये ट्रेनिंग मिल रही है कि तुम हल्का रहो, हल्का। सही। जब हल्का होना है और आपने इतना टाइम निकाल दिया तो उसके बाद फिर प्लीज एकदम उसको प्रेशर देना, एग्जैक्टली खराब ना कर दें, ओवरलोड ना करें। इनफैक्ट मैंने एक लिस्ट ऑफ चीजें बनाई थी। लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या खाएं इफ्तारी और सहरी में। तो एक तो डेट्स और जो यानी कि खजूर और फिग्स, इंजीर का इस्तेमाल, इसी तरह अखरोट वगैरह का हैंडफुल अखरोट, बादाम वगैरह का, जैसे इन्होंने अभी बनाए हैं आमंड शेक। तो अगर आप रात को भिगो दें और सुबह उठ के वो आमंड्स ले लें सहर के वक्त, तब भी अच्छे। बनानास का रखें इस्तेमाल, क्योंकि बनानास के अंदर पोटेशियम होता है और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को भी लो करेगा और आपके मसल फंक्शन को भी सही रखेगा। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज में शहतूत, स्ट्रॉबेरीज, बेर वगैरह आए हुए हैं। आप बेरों का इस्तेमाल करें, दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इफ्तार की बात कर रहे हैं, इफ्तार की बात कर रही हूँ, और इवन सहर के वक्त भी अगर आपने स्ट्रॉबेरीज खानी है तो आप खा सकते हैं। अच्छा, क्यूकम्बर, स्ट्रॉबेरीज एक ऐसा फ्रूट वेजिटेबल है और फ्रूट है जो कि पानी को रिटेन रखता है, खीरा। तो आपको अगर ये है इनसिक्योरिटी की मुझे प्यास ना लग जाए, तो आप सहरी के वक्त क्यूकम्बर ले लें, या क्यूकम्बर में पानी में डाल के आप उसको पी लें। दैट कीप्स द वाटर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। नट्स वगैरह का इस्तेमाल, फिश का इस्तेमाल, चिकन का, बीन्स का, आप 3 बीन्स सैलेड बना सकते हैं, जिसमें किडनी बीन्स हो गई, जिसमें चने हो गए, राजमा हो गया, इन सब का मिला के आप सैलेड बना सकते हैं। ये प्रोटीन में भी अच्छा है और आपका पेट भी भरे रखेगा। इसके अलावा जो है कई सारे लेंटिल्स, दालों का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल अगर आपका यूरिक एसिड हाई नहीं है तो वो रखें, और सलाद। अच्छा, एक और, ठीक है, दो टाइम बहुत कम रह गए। सैलड्स आपने सारी वेजेस, यानी आप कह रही हैं कि जितना आप अपना रुझान रखेंगे फ्रेश फूड्स पर, उतने ही आप फायदे में रहेंगे। एक और चीज़ जो आजकल लोगों में, भले विंटर है या समर है, लोगों में बहुत मसला आ रहा है, इफ्तार के फौरी बाद आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि आपने एकदम अपना जो है सिस्टम उसको ओवरलोड कर दिया है। अच्छा। और आपका सारा खून जो है वो स्टमक की तरफ चला गया है। सो दैट इज अगेन, ये आपकी बॉडी अब वो तो नहीं कहेगी हेलो महविश मुझ पे तुमने ओवरलोड डाल दिया, वो टेलीफोन तो नहीं करेगी, वो आपको मैसेज देगी। तो मैसेज यही है कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आपको नकाहत हो रही है, आप गिरने वाले हो गए, तो प्लीज इसको फिर साइंटिफिकली एक तरीके से लेके चलें। थोड़ा सा दूध ले लें, दूध के अंदर पानी डालें, उसमें थोड़ी डेट्स डालें, उसमें फिग्स डालें, एनर्जी आएगी आपको। अच्छा, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है आम का व्यूअर का, के आपको सारा दिन चूँकि बहुत वीकनेस हो गई है या आपने फास्टिंग की थी तो पानी की भी कमी हो गई है, खाने की भी, एकदम ना खाएं, पोर्शंस में खा लें आप। नहीं, एक मैं चीज़ आप लोगों की दूर कर दूं प्लीज़, कि रमज़ान में किसी को कोई चीज़ों की कमी नहीं होती अनटिल एंड अनलेस वो बहुत उस तरह की डाइट कर रहे हो जो कि मैंने ये नहीं खाना। तो अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं ना, तो रमज़ान की ऐसी अफादियत देखी गई है वर्ल्ड ओवर में इस फास्टिंग की कि आपको कमज़ोरी उस तरह, अगर आपको कमज़ोरी होगी ज़्यादा खाने से, आपको बुरा फील होगा, ज़्यादा एसिड आपके प्रोड्यूस होगा जब आप उल्टी सीधी फ्राइड चीज़ें खाएंगे। आप देखिए, आप अपनी ग़िज़ा को जितना सादा, क्लोज टू नेचर कर देंगे,
नकाहत आपके करीब नहीं आएगी सही। और आप ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। सही सही, ज़बरदस्त। दैट्स द थिंग। दैट इज द थिंग। तो जनाब जो फॉर्मूला है रमज़ान में हेल्दी रहने का, इजी गोइंग रहने का, बीमार ना होने का, वो ये है कि एक तो समझदारी से चीज़ें खाएं और बहुत ज़्यादा बेतहाशा ना खा लें, भले सहरी है या इफ्तार है। मुफीद और अहम गुफ्तगू जनाब चलती रहेगी, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की बातें हो रही हैं। इस वक्त किचन में भी जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुशामदीद। इफ्तार का काउंटडाउन जनाब शुरू हो चुका है। अब तो मिनट गिने जा रहे हैं जो हमारे आम व्यूअर्स कर रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ इसको किचन की तरफ और महविश से बात करते हैं। तो महविश, फाइनली मैं आ गई हूँ आपके पास। तो मुझे बताइए कि क्या रेडी हो चुका है और क्या रहे। वाह ज़बरदस्त, महविश ने तो टेबल सजा ली है। बस ये लास्ट मेरा ख्याल कुछ फ्राइंग आइटम आपके पास बिल्कुल, ये सबरोसो का जो है ये क्रिस्पी पॉपर्स जो हैं, एक प्लेट मैंने फ्राई कर दिया और एक दूसरी प्लेट में इसको फ्राई कर रही हूँ। सही। और आज मैं अपनी रेसिपी सारी बताती चलूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो आज मैंने बनाया है क्रिस्पी चिली ड्रम स्टिक्स और इसमें मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं 12 अदद, मस्टर्ड पेस्ट लिया है 2 चम्मच, अंडा 1 अदद, नमक काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैदा लिया है मैंने तकरीबन इसमें 1 से 2 चम्मच और ठंडा पानी लेना है आपने, जिसमें आपने जो चिकन है पर आ चुकी है जनाब। और महविश हमें एक्सप्रेस भी करें कि उन्होंने अब कैसे इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। बिल्कुल, मैंने पहले चिकन को कट्स लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मैंने कोटिंग कर दी है चिकन के ऊपर और लास्ट में मैंने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह कोट करके मैंने कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर उसको मैंने फ्राई कर लिया है। लेकिन आपने इसको जो फ्राई करना है वो लो फ्लेम पे करना है। अच्छा। अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से कुक हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। यानी कि डीप फ्राई करना है लेकिन स्लो फ्लेम पे। ओके। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। सेकंड रेसिपी हमारी है फ्रूट योगर्ट। इसमें मैंने लिया है ग्रीक योगर्ट लिया है 2 कप और उसके साथ दिया मैंने फ्रूट कॉकटेल है 1 कप, एप्पल है 2 अदद, केले हैं 6 से 7 अदद, स्ट्रॉबेरीज हैं 1 कप, अंगूर है 1 कप और छिले हुए और धुले हुए बादाम है तकरीबन 10 से 12 अदद। और मैंने इसमें कंडेंस भी आ गई है जनाब, इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाला है 2 से 3 चम्मच इसको स्वीटनेस देने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। बल्कि मैं यही कहूँगी कि आप हनी ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और हमने सारे फ्रूट्स को कट किया और योगर्ट में हमने हनी मिक्स किया, सारे फ्रूट्स कट करके इसमें डाले और हमने इसको डिश में पोर कर दिया। और बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह आपकी जो डिश आउट किया आपने इसको जिस तरह। और मगर आपने इसको सर्विंग से पहले आपने इसको फ्रीजर में तकरीबन 30 मिनट के लिए लाजम रखना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ये बहुत मजे का लगेगा। बल्कि इफ्तार अगर आप इसी से करें तो ये बहुत ही अच्छा वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, हमारी थर्ड रेसिपी है वो है बादाम शेक है। इसमें मैंने लिए हैं बादाम 20 अदद, दूध का ग्लास लिया है, दो गिलास दूध लिया है, इसमें कंडेंस मिल्क लिया है 4 चम्मच, बर्फ़ लिया है हस्बे ज़रूरत और वनीला आइसक्रीम लिया है 2 से 3 स्कूप। ये अप टू यू है, अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आइसक्रीम को और हमने इन सबको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको पोर कर दिया है ग्लासेस में। और उसी के साथ साथ मैंने बनाए हैं सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स, जो कि आपको पता है कि सबरोसो की ये बहुत अच्छी एक है जनाब रेसिपी आ चुकी है टीवी स्क्रीन्स पर और हम पॉपर्स की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैंने कहा सबरोसो के पॉपर्स हैं। जस्ट मैंने इसको बैग ओपन किया है और मैंने कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर रही हूँ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर हमारे ये क्रिस्पी जो पॉपर्स हैं ये फ्राई हो जाएंगे और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो जनाब फरजीन भी मौजूद हैं, डाइट्रिशियन है हमारे साथ। अभी फरजीन ने हमें बड़े अच्छे एडवाइजेस भी दिए और किचन चूँकि यहाँ पर हमारे साथ ही है तो फरजीन महविश ने जैसे भी मिल्क शेक बनाया है और थोड़ी आइसक्रीम भी ऐड की है, तो आप हमें भी ये बताएंगे आइसक्रीम हमें कोई नुकसान तो नहीं देगी? देखिए आइसक्रीम तो ऑब्वियसली कोई इतना हेल्दी फूड नहीं है, लेकिन महविश ने ये भी कहा कि ये ऑप्शनल है। तो द थिंग दैट इज गुड इज that instead of using sugar इन्होंने हनी यूज किया है। हनी इज समथिंग विच इज हेल्दी और आपको एक ताकत भी देता है कि एनर्जेटिक भी आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है और शुगर का भी सब्स्टिट्यूट और बिल्कुल इसमें बादाम है तो बादाम तो वैसे बादाम ओमेगा 3 वगैरह हैं, वो आपके ब्रेन फूड के लिए इतना अच्छा काम करता है। कहते हैं ना याददाश्त खराब हो तो कहते हैं ब्रेन फूड के लिए बादाम खाएं, अखरोट खाएं। बल्कि हमारे क्लिनिक में जितने भी आजकल लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप तो पहले ड्राई फ्रूट नहीं देती थी। मैंने कहती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स अल्लाह की एक नेमत है जो कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। तो ये वो टाइम है अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल अपने खानों में रखें। इसके अलावा महविश जैसे कह रही थी कि आप इससे रोजा भी खोल सकते हैं तो आप इसके अंदर चिया सीड्स वगैरह भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छी और इवन आप इसको सहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सहर में भी बहुत मतलब एक फुल हेल्दी मील है और इसके बाद आपको कोई
मजीद कुछ खाने की जरूरत नहीं खाने पड़े, की पराठे जरूरत वगैरह खाने की जरूरत तो नहीं अगर पड़ेगी। ये चिया सीड्स अब इसमें ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट चेंज होगा या नहीं नहीं taste पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं, पड़ेगा? वो टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, उसका अच्छा। बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन उसकी अफादियत बहुत ज्यादा है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो क्या किस तरह से आपने बताया था बल्कि अभी कि आप चिया सीड्स भी और तुक में मिलंगा भी और आपने शायद और इसबगोल इसबगोल का छिलका हाँ, और एक और बताया चीज था। होते हैं हालियन सीड्स, ओके। वो भी बहुत अच्छे होते हैं सही और है। आप उनमें थोड़ा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। और इवन कि आप फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज का पाउडर जो है वो अपने योगर्ट पे Sprinkle या कर अपने सकते दलिए हैं। के ऊपर Okay, स्प्रिंकल करके nice, खा सकते हैं। बिल्कुल, इवन आप इसको अपने शेक्स में भी ऐड कर सकते हैं। महविश ने आज बल्कि यहाँ ये फ्रूट योगर्ट बनाया है ना? जी बिल्कुल, जो Right. मैंने ये फ्रूट योगर्ट बनाया है, इसके ऊपर आप चिया सीड भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सीड्स पसंद है, पंपकिन सीड्स हैं, डिफरेंट सीड्स हैं, अच्छा, आप मैं इसका भी इस्तेमाल जितने कर भी सकते सीड्स हैं। आप सजेस्ट कर रही हैं तो इससे टेस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं ये बिल्कुल नहीं, बल्कि tasteless और हो- अच्छा होगा। अच्छा, वाह। देखिए, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते जाएंगे तो बहुत सी चीजें आपको अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। ये वो चीजें जो पहले हम लोग नहीं खाते थे, नहीं खाते नॉर्मल रूटीन का खाना खाना या और पराठे ये जो खाना। सीड्स हैं ये Seeds भी बहुत पार्ट ऑफ benefit- ड्राई फ्रूट भी कैन से? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ड्राई फ्रूट का पार्ट है। ओके, और आप बता रही थी पराठों के बारे में, तो पराठे का आपने क्या सब्स्टिट्यूट निकाला है फिर? मैंने तो इसका ये निकाला है कि आप मैं पराठों का सुन रही थी, लेकिन आप आटा चेंज कर सकते हैं। आप गंदम का आटा ना लें, आप बाजरे की रोटी खा लें, अच्छा, बेसन या की भी मैंने बेसन सुना। की रोटी खा लें, आप मल्टीग्रेन जो आटा है वो बना लें, उसकी रोटी खा लें। वो ज्यादा बेहतर है कि ना कि आप बिल्कुल कोकोनट फ्लावर की रोटी बिल्कुल खा सकते उसकी हैं। रोटी बना लें। अब वो आजकल चीज़ें जरा तो हमें बादाम की suggest रोटियां करें, भी बादाम सही। के आटे की जो रोटियां हैं वो अच्छा, बड़ी चल रही हैं और लोग सही। बहुत इसको पसंद कर रहे हैं। हाँ, ओके ओके ओके। और तीसरी आपने हमें बताई थी ये ड्रम स्टिक्स, Drumsticks। चिली ड्रम स्टिक्स। हाँ, ये फ्राई जरूर है। देखिए, पूरी जो रेसिपीज हैं उनमें कोई एक चीज़ तो फ्राई करना बनता है, लेकिन ये भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा खाया जाए। ये आप इसको 1 से 2 ले सकते हैं और आप इसके बाद ना खाना खाएं, समझ लें ये आपका सालन है। और सैलेड हाँ, के साथ ये बात लें। भी ठीक हाँ है जी, वैसे। बिल्कुल। और इसके साथ सैलेड के साथ खा लें, बिल्कुल। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन खैर अगर सैलेड के साथ महविश खाएंगे वो तो हम कर सकते हैं ना, जो ज़रा डाइट कॉन्शियस हैं। अच्छा, वैसे आम डाइट viewer कॉन्शियस तो- सबको होना चाहिए, हाँ, ये मेरा बात क्या तो है, लेकिन लोग कहते हैं ना छोड़ो यार, जितनी जिंदगी है वो तो उतनी ही जीनी है, खाओ पियो। नहीं, मगर ये कि हेल्दी अगर लाइफस्टाइल जिए तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप बीमार रह के जिए। मतलब बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। मैं तो यही कहूँगी अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे और अच्छी अपनी लाइफस्टाइल को अपनाएं ताकि आप अपनी लाइफ तो अच्छी गुजारें। सैब्रोसो की आज आपने हमें क्या क्या चीज़ें क्रिस्पी पॉपर्स हैं और आज मैंने एक प्लेटर मैंने निकाल दिया है, मैं दूसरा प्लेटर फ्राई कर रही हूँ। Okay. और उसी के साथ साथ इंशाल्लाह फर्दर भी हम जो सब्रोसो की हैं प्रोडक्ट्स को सही। लेकर आते रहेंगे। सही सही। तो फरजीन, आप जैसे कि आज ये फ्रूट योगर्ट हमारे पास है इफ्तार में, और सहर में भी आपने सजेस्ट किया था कि आप अगर खा लें तो वो एसिडिटी नहीं होगी, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और प्यास भी नहीं लगेगी। फिर प्रोबायोटिक्स है। और इसमें मीठा डालें ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, या कि मीठा जैसे लोग अक्सर उसके ऊपर सपोर्ट यार करते हैं। महविश, मुझे तो घर का जमा हुआ दही जो कूंडे वाला होता है ना, Greek yogurt। मुझे उससे इश्क है यार। अच्छा, इसलिए उसमें मीठे मूठे की डालने की जरूरत भी कोई नहीं जरूरत होती। नहीं और जो फ्रेश है उसमें तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो यू कैन मिक्स इन हनी, यू कैन मिक्स इन स्टीविया, यू कैन मिक्स इन अगावे शुगर, इस किस्म की चीज़ें आप कर सकते हैं। बट आई थिंक कि उसके और अगर मीठा करना है तो आप फ्रूट से मीठा करें भाई। बिल्कुल, स्ट्रॉबेरियां डाल डालें, दें, खजूरें डाल दें, हाँ, इससे भी बहुत अच्छा मीठा हो इसका जाता है, मीठा हाँ। हो जाता है। मीठा हो मिल्क जाता शेक्स है। को भी इसी तरह मीठा करें खजूर डाल के। अच्छा, और समटाइम तो लोग स्पेशली चीनी ज़्यादा डालते हैं शेक्स में कि नहीं इसके बिना वो शेक्स पूरा नहीं, लेकिन हाँ। फ्रूट्स में ही शुगर है, भर भर के चीनी भर भर डालते के हैं चीनी भाई, डाल रहे होते हैं, सिर्फ बिल्कुल। चीनी नहीं अच्छा, जैसे अभी आप डालते, कह रहे थे कि भर लोग कहते हैं कि जी खाने दो, खाना पीते खाते पीते रहना चाहिए। हाँ। कहने का मकसद ये है कि हम रोक कुछ नहीं रहे, आप देख रहे हो, हम ये नहीं कह रहे ये ना खाओ वो ना खाओ, बिल्कुल। हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं हाँ। कि इस तरह से हेल्दी ऑप्शन बन जाएगी आपके लिए, इस तरह से हेल्दी ऑप्शन बन जाएगी। तो इसलिए इससे क्योंकि अच्छी बात खाना क्या तो हो हम सकती छोड़ नहीं सकते ना, तो खाने को आप चेंज कर लें। हाँ। आप बहुत ऑयली फूड ना खाएं, आप ऑयल से ज़रा हट के फूड खा लें। जैसे ये सब्रोसो के क्रिस्पी पॉपर्स हैं, आप इसको एयर फ्राई में भी बनाकर खा सकते हैं, बड़े अच्छे एयर बनेंगे। फ्रायर का बड़ा वो एक फंडा है, नहीं, बड़ा अच्छा आज है। हम उसको बहुत डिस्कस करें एयर फ्रायर को। तो दूसरी बात है कि इतना अभी कॉमन यूज नहीं हो सका महविश हमारी सोसाइटी में एयर फ्रायर का, लेकिन further तो आज मेरे आप ख्याल में लेडीज हो को फिर जाएगा। सजेस्ट करें कि भाई इससे जायके पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ऑयल से आपकी जान भी छूटेगी और ऑयल की बचत भी है। क्या ऑयल कहती की हैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बचत। बिल्कुल। ओ जबरदस्त है ना, तो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन मिल गई है कि ऑयल भी आपका इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा, मोटापा भी नहीं आएगा और फ्राइड चीज़ें खाने का आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। फिर भले आप फ्राइज़ खाएं, बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाएं
और जो एक एक्स्ट्रा आपको बजट में लाना पड़ता है अपना, बल्कि बजट बनाना पड़ता है ग्रोसरी से हट के, होता है ना महविश बिल्कुल कि यार ये बच्चों के फ्राइज का ये आप 4 पैकेट ऑयल के उठा लें, तो वो आपकी बड़ी बचत, बहुत बड़ी बचत है। बिल्कुल। और जो आप फ्राइड आइटम्स खा रहे हो, पकोड़े खाओ, समोसे या कोई फ्राइड चिकन वगैरह, आपके सारे शौक पूरे होंगे और ऑयल से आपकी जान छूटेगी, मोटे भी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। तो आज जनाब हमारे जो शेफ़ हैं और जो हमारी डाइटिशियन है, उनका आज बहुत ज़ोर है इस बात पे कि एयर फ्रायर आप लोग यूज़ करना शुरू करें। और अच्छा महविश, आपने चीनी के इस्तेमाल को अभी तक बड़ा कम और बड़ी आपने समझदारी से, बल्कि मैं कहूँगी स्मार्टली आप चल रही हैं। बिल्कुल, मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ तो मैं कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ, मगर वो भी बहुत कम, लेकिन उसके अलावा मैं हनी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, हनी यूज़ हो रहा है। और आज जो आपने ये फ्रूट योगर्ट बनाया है उसमें यकीनन आपने चीनी नहीं डाली? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जितने फ्रूट्स हैं वो सारे मीठे हैं। और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हनी लिया है। मैंने कहा था कंडेंस मिल्क मैंने लिखा है, लेकिन आप इसमें दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो वो ले ले, लेकिन मैंने इसमें हनी का यूज़ किया। और मिल्क शेक में फिर आपने क्या साइंस लड़ाई? अच्छा, मिल्क शेक में भी मैंने आपको मैंने लिखा ज़रूर है, लेकिन मैंने उसमें हनी यूज़ किया है और मैंने इसमें जो आइसक्रीम ऐड किया है वो भी मतलब मीठी है, तो मुझे अच्छा, उसमें शुगर डालने की जरूरत ऐड कर दिया आपने, शुगर से भी एक अगला स्टेप ले लिया। नहीं, मैंने ये नहीं कि डायरेक्ट, देखिए ना कुछ ऐसा भी सीन है कि आप आइसक्रीम के साथ साथ भी शुगर डाल रहे होते हैं, तो मैंने शुगर बिल्कुल नहीं डाली और आपको बिल्कुल ये चेंज नहीं लगेगा, बिल्कुल सेम फ्लेवर लगेगा। ऑलराइट, तो जनाब किचन जो हमारा है वो इस वक्त बिल्कुल क्या कहना चाहिए, तकमील के मराहिल में है। बस लास्ट जो कोर्स है इस वक्त वो फ्राई हो रहा है। हमारा किचन जो है वो सेटल हो चुका हुआ है और आपकी इफ्तार की जो तैयारियां हैं वो भी यकीनन मुकम्मल हो रही होंगी, फाइनल राउंड में होंगी। महविश तो बहुत माशाल्लाह शी इज़ वेरी एक्सपर्ट और वो बड़ी तेज़ी से चीज़ें बना के वो प्रेजेंट भी कर देती हैं और वो उसको किचन को भी जनाब समेट देती हैं। किचन ज़रूर समेट लिया करें, ये लेडीज से एक बड़ी वो मेरी रिक्वेस्ट है ना, किचन समेटना बहुत ज़रूरी है। किचन के अंदर होते होते ही उसको उस तरह ना छोड़ दिया करें। तो जनाब इफ्तार का काउंटडाउन स्टार्ट है, हम भी किचन में मौजूद हैं, आप भी यकीनन किचन की जानिब जा रहे होंगे। टेक केयर, खुदा हाफिज़। अल्लाह।